नमस्कार बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे वन हाफ फैक्टर आई विच इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड सिलेबस एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पस. सो व्हाट इज वन हाफ फैक्टर that is denoted by I. So basically one half factor is applied in case of electrolyte. Suppose we have any electrolyte, means we have any solute. अगर हमारा solute कोई है और जो कि इलेक्ट्रोलाइट है. अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ये डिसोसिएट होते हैं अपने आयंस में जब हम इनको सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं. तो इलेक्ट्रोलाइट dissociate होते हैं, dissociate into their ions when they are dissolved into the solution. So one half factor is applied when our solute is electrolyte. Like we have a two type of electrolyte. Our electrolyte can be weak as well as our electrolyte can be strong. So वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं. एग्जांपल जैसे कि वी हैव ए स्ट्रॉन्ग ACH2SO4, वी हैव ए स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NOH और QH, या फिर वी हैव ए सॉल्ट लाइक CaCl2 और K2SO4. तो these are strong electrolytes which completely dissociate into its ion when they are dissolved into the solution. Whereas weak electrolyte, they do not completely dissociate into its ion. For example, weak acid like we have acetic acid CH3, where we have a benzoic acid C6H5COH, or weak base we can say that ammonium hydroxide. So when our solute is electrolyte, then we can apply only the, in that cases we can apply one half factor. So one half factor, suppose इसको आसान भाषा में समझते हैं कि one half factor है क्या. वन हाफ फैक्टर मानो सपोज हमारे पास कोई सालूट था, मान लो सालूट का ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सालूट मान लो उसके x पार्टिकल्स थे सॉल्यूशन में. मान लो सालूट है जिसके x पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन में, बट जैसे ही मैंने सालूट को डिसॉल्व किया सॉल्यूशन में तो इनिशियली इसके x पार्टिकल्स थे, और जैसे ही मैंने इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे मान लो सपोज इसके पार्टिकल इंक्रीज हो गए 2x हो गए और 3x हो गए, या वी कैन से 4x भी हो सकते हैं या फिर nx भी हो सकते हैं. तो हमारे पास कोई सालूट था जिसके x पार्टिकल्स थे, बट जैसे ही मैंने उसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया सालूट के पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए 2x हो गए या 3x हो गए. दिस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन. मींस डिसोसिएट जब होंगे तो पार्टिकल्स सालूट के सॉल्यूशन में इंक्रीज होते हैं. तो वन हाफ फैक्टर इनिशियली है क्या? मान लो वन हाफ फैक्टर है क्या, मीन्स टोटल नंबर ऑफ इंक्रीज मीन्स अब आफ्टर डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स हमारे सॉल्यूशन में, मान लो सपोज 2x हो गए, और इनिशियली कितना थे हमारे सॉल्यूशन में, हमारे पास सालूट के पार्टिकल्स x थे. तो कितने पार्टिकल्स, कितने गुना पार्टिकल्स इंक्रीज हुए विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सालूट, दैट इज कॉल्ड एज I. तो हियर मान लो आफ्टर डिसोसिएशन पार्टिकल्स सालूट के इंक्रीज हो गए 2x, इनिशियली कितने थे x. अब आप डिवाइड करोगे आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय इनिशियली तो आएगा ये 2. दिस नंबर 2 इज कॉल्ड एज वन हाफ फैक्टर. इसी को हम बोलते हैं वन हाफ फैक्टर. इसी को हम बोलते हैं वन हाफ फैक्टर. सो एक फैक्टर है, मींस ये फैक्टर ये बताता है कि सॉल्यूशन में अगर सालूट को डिसॉल्व करने पे कितने गुना पार्टिकल्स इंक्रीज हुए विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज वन हाफ फैक्टर, जिसको हम I से डोनेट करते हैं. एक फैक्टर है, एक वन हाफ फैक्टर. सो वन हाफ फैक्टर, सो आवर फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ वन हाफ फैक्टर I, which is defined as number of particles after dissociation divided by number of particles before dissociation. I am discussing the dissociation case. या फिर मान लो सपोज हमारे सालूट के x पार्टिकल्स थे इनिशियली, बट जैसे ही मैंने इसको डिसॉल्व किया सॉल्यूशन में x से डिक्रीज हो गए या x/2 पार्टिकल्स हो गए. सो
after association in the solution we have a number of particles x by 2, or initially we have a x particles. So here I is equal to define x by 2 divided by, that is we have I is equal to 1 by 2, we have I is equal to 1 by 2. Now here we have association case. So in case of association, the number of particles of solute in the solution decrease होते हैं, number of particles in the solution decrease होते हैं. So I can also be define a number of particles after dissociation, or we can say the number of particles after association. We can also use the word association, means associate होना, divided by number of particles before dissociation or association. Okay. Okay. So first formula of I is number of particles after dissociation. The number of particles after association divided by number of particles before dissociation or before association. This will give the value of 1/2 factor. Now we know that colligative properties. Now let's come to the in terms of colligative properties. हम जानते हैं कि colligative properties वो properties होती हैं जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, या वी कैन से द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन. तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूट के सॉल्यूशन में, उतने ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उनके इंक्रीज होंगी. अगर डिक्रीज होंगे पार्टिकल्स तो उतने ही टाइम्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होंगी. तो हमारे पास 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं. वन बाय वन हम यहाँ पर लिख देते हैं. वी हैव 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. First one is relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure, which is given as P naught A minus Pa divided by P naught A is equal to mole fraction of solute होता है. तो first colligative property is of relative lowering in vapor pressure, which is given as P naught A, where P naught is vapor pressure of pure solvent, Pa is vapor pressure of solution, divided by P naught A is equal to mole fraction of solute होता है. दूसरा we have elevation in boiling point. Elevation in boiling point, which is given as delta Tb is equal to Kb into m, where m is molarity. And third colligative property of is depression in freezing point. Depression in freezing point, which is given as delta Tf is equal to Kf into m. And last one is osmotic pressure. Osmotic pressure, which is given as pi is equal to CRT, where C is molarity. तो हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं. ठीक है. these कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं कि सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन में. तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूट के आफ्टर डिसोसिएशन इंक्रीज होते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उतने ही गुने इंक्रीज हो जाएंगे. अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूट के सॉल्यूशन में डिक्रीज होते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी के एनालॉगस है उतने ही गुने क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. सो आवर सेकेंड डेफिनेशन ऑफ I is equal to which is given as I is equal to observed colligative properties. Observed colligative properties divided by normally we can say that calculated colligative properties. Calculated colligative properties. Colligative properties. Okay. So second definition of one factor, which is given as I is equal to observed colligative property divided by calculated colligative property. Since colligative properties is inversely proportional to the molecular weight of solute, जो भी colligative properties होते हैं सारे colligative properties जो सॉल्यूट का जो मोलर मास होता है जिसको हम मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो डिसोसिएशन के केस में क्या होता है कि सॉल्यूट का जो मोलर मास होता है, क्योंकि बड़ा सा सॉल्यूट था और डिसोसिएट होगा छोटे छोटे आयंस में, तो डिसोसिएशन के केस में जो सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम हो जाता है, जबकि एसोसिएशन के केस में
दो मालिक्यूल सॉल्यूट के चिपक जाते हैं, एसोसिएट कर जाते हैं, तो एसोसिएशन के केस में सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, जबकि डिसोसिएशन के केस में सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है. So we have another definition of I which is given as in terms of molecular weight of such since observed colligative property inversely proportional होगा molecular weight के. So यहाँ पे थोड़ा सा definition change होता है. तो यहाँ पे भी have a normal molar mass, normal molecular weight of solute, molecular weight of solute divided by abnormal या observed molecular weight of solute divided by abnormal molecular weight of solute. Okay. So we have a three definition of one-half factor. First one is I is given as number of particles after dissociation or association divided by number of particles before dissociation or association. या फिर we can say that I can be also calculated at observed colligative property divided by calculated, or we can say that normal colligative properties. And third definition is normal molecular weight of solute divided by abnormal या observed molecular weight of solute. This is the three definition of one-half factor that is mentioned in our NCERT class 12 chemistry. Okay. So जब भी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा वहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, वन-हाफ फैक्टर जरूर मल्टीप्लाई करेंगे. जब भी हम सारी चीज जो जितने भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर रहे हैं, सो अगर हमारा सॉल्यूट अगर इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो उस केस में हम क्या करेंगे, सब में आई जरूर मल्टीप्लाई करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. सो आवर फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. सो यहाँ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P नॉट ए माइनस P अपॉन P नॉट ए एक्स भी है. तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोलाइट हमारा सॉल्यूट हुआ तो इसमें आप I मल्टीप्लाई करोगे. अगर इसमें भी आप सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ भी I मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी I मल्टीप्लाई करोगे, एज वेल एज ऑस्मोटिक प्रेशर में भी I मल्टीप्लाई करोगे. तो सारे फार्मूले इलेक्ट्रोलाइट के केस में मॉडिफाई हो जाएंगे. मतलब वहाँ पे आप इन वन का फैक्टर जरूर इंक्लूड करोगे अगर आप कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करो, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर हो. सो one-half factor is very very important in case of electrolyte. Okay, let's discuss the dissociation case. पहला हमारा केस बनता है डिसोसिएशन का केस बनता है. अब डिसोसिएशन के केस में क्या होगा कि आप इलेक्ट्रोलाइट को डिजॉल्व करोगे सॉल्यूशन में, वो इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो जाएगा अपने आयंस में. अब कोई हैवी इलेक्ट्रोलाइट होगा या जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो अपने आयंस में ब्रेक होंगे. तो सॉल्यूशन में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूट के इंक्रीज होंगे. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इंक्रीज हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज होगा. बट एक चीज़ डिक्रीज होगा, क्या, जो सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर वेट है, क्योंकि सॉल्यूट टूट गया तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूशन में क्या होता है, कम हो जाता है. सो हम डिस्कस करते हैं, पहला केस डिस्कस करते हैं जिसको हम बोल रहे हैं डिसोसिएशन. दैट इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन. सो पहला केस डिस्कस करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट. डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट बोलते हैं. ओके, तो डिसोसिएशन में क्या होता है कि सॉल्यूट, जो भी हमारा सॉल्यूट जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक इनटू इट्स आयन, ब्रेक हो जाएगा अपने आयंस में, ब्रेक इनटू इट्स आयन, अपने आयंस में ये ब्रेक हो जाएगा. अब अपने आयंस में अगर ब्रेक हो गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे सॉल्यूशन में, इंक्रीज होंगे सॉल्यूशन में. सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में इंक्रीज होंगे, इंक्रीजेज इन सॉल्यूशन, इंक्रीजेज इन सॉल्यूशन. अब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज हो जाएंगे सॉल्यूशन में, तो जो भी आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जितने भी चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशन के केस में,
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज हुए तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो भी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी वो भी इंक्रीज होंगी, जो भी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी वो भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो डिसोसिएशन के केस में जितनी भी सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, चारों की चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो इंक्रीज होती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन में इंक्रीज होते हैं। सिंस ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के। तो अगर ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये इंक्रीज हो रही है तो मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का डिक्रीज होता है। ये चीजें याद रखने की इंपॉर्टेंट है कि जितने भी आप डिसोसिएशन के केस में ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, हर केस में होती है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट में। तो एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, इन जनरल हमको एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है इस तरीके से AX/BY, मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है जनरल AX/BY और ये डिसोसिएट होता है तो हमें मिलता है X मोल कैटायन मिलता है और Y मोल हमको एनायन मिलता है। तो मैंने इलेक्ट्रोलाइट है इसको डिसॉल्व किया सॉल्यूशन में, ये टूटा तो मुझे X मोल कैटायन मिला और Y मोल क्या मिला, एनायन मिला। ये जनरल इक्वेशन है। मान लो सपोज ऐसे टूटेगा ये इक्वेशन है। मान लो इनिशियली मेरे इसके पास मैंने इनिशियली इसका इस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन लिया, दैट इज 1 मोल लिया, 1 मोल पर लीटर। इसका जो मैंने मोलरिटी की बात करी या जो कंसंट्रेशन, मान लो सपोज इनिशियली इसके मेरे पास इसके 1 मोल थे, तो इनिशियली इसके तो बने होंगे नहीं, तो इसको 0 मोल होंगे, इसके भी क्या होंगे 0 मोल होंगे, इसके भी 0 मोल, इसके भी 0 मोल होंगे। अब अगर ये डिसोसिएट हुआ तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या सिनेरियो होगा, डिसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन मान लो चलो इसमें से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए। हियर अल्फा वी आर यूजिंग अल्फा व्हिच इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लो एक अल्फा क्या बताएगा, 1 मोल के रिस्पेक्ट में उस 1 मोल में से इलेक्ट्रोलाइट का कितना मोल डिसोसिएट होगा वो मेजर करेगा अल्फा। विथ रिस्पेक्ट टू द 1 मोल, 1 मोल में से कितना इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल का कितना डिसोसिएट हो गया उसको हम बोलते हैं अल्फा, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इनिशियली आफ्टर डिसोसिएशन के बाद इसमें से मानो सपोज अल्फा मोल डिसोसिएट हुए, तो डिसोसिएट होने के बाद इसका कितना अमाउंट बचा, 1 माइनस अल्फा। क्या बचा, 1 माइनस अल्फा, और ये कितना बनेगा, x अल्फा बनेगा, क्योंकि x मोल बन रहा है तो इसको बनेगा x मोल अल्फा बनेगा और ये y मोल अल्फा बनेगा। ओके, तो अगर इस इलेक्ट्रोलाइट का इनिशियली 1 मोल ले रहा हो, क्योंकि इसके 1 मोल से x मोल बन रहा है, तो अगर अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ तो x अल्फा मोल ये बनेगा और y अल्फा मोल ये बनेगा। तो आफ्टर डिसोसिएशन सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल्स हैं, आफ्टर डिसोसिएशन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट के कितने पार्टिकल्स बचे वो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस अल्फा, सारों को ऐड कर लेंगे, सारे को हम ऐड करेंगे, मतलब डिसोसिएशन होने के बाद इलेक्ट्रोलाइट बच गया 1 माइनस अल्फा, ये कितना बना x अल्फा, ये कितना बना y अल्फा। सो वी हैव x अल्फा प्लस y अल्फा। ओके, कॉमन ले लेना यहाँ पे, सो वी हैव 1 माइनस अल्फा और इसमें अल्फा कॉमन लेना तो प्लस x प्लस y इंटू अल्फा, ये आ जाएगा। मान लो x क्या है, y क्या है, x एंड y क्या है, नंबर ऑफ मोल, इस टोटल कैटायन कितने मिले, कितने मोल कैटायन मिले, तो कितने मोल एनायन मिले। तो x प्लस y को हम यहाँ पे क्या बोल दे रहे हैं, n बोल दे रहे हैं। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन, x मोल मिलना है मतलब कितने मोल कैटायन मिले या फिर कितने मोल एनायन मिले, इसको हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ आयंस या कैटायन होंगे एनायन होंगे आयंस इन द सॉल्यूशन। ओके, तो ये सिनेरियो, सो क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला 1 माइनस अल्फा और प्लस हो जाएगा n अल्फा। सो आफ्टर डिसोसिएशन हमारे सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल्स बचे हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। अब यहाँ पे भी कॉमन ले लेना,
अल्फा कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लिए तो बनेगा 1 माइनस एन। ओके, अल्फा अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस एन माइनस 1, सॉरी यहाँ पे एन माइनस 1 आ जाएगा, अल्फा है हाँ, सो 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। सो मैंने आई का डिफिनेशन लिखवाया था, क्या था आई का डिफिनेशन ये था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन हमारे पास सॉल्यूशन में कितने हैं, 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई इनिशियली हमने कितना लिया था, 1 था, तो आई का फॉर्मूला हो गया, सो आई का फॉर्मूला हो गया 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन, या फिर अगर मैं अल्फा जिसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं निकालना चाहूँ, ये कैसा आ जाएगा, आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1, ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। सो दिस इज द होल केस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट। जब हमारा सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है सॉल्यूशन में, तो इस तरीके से सिनेरियो कुछ होता है। जनरली मैंने एक मोल माना, आप एन मोल मान के भी कर सकते हो या एक्स मोल मान के, कुछ भी आप मान के यहाँ पे कर सकते हो, वैल्यू सेम आएगी। आप यहाँ 1 मोल मानो, 2 मोल मानो, तो अगर यहाँ 2 मोल मानते हो तो 2 मोल से यहाँ 2 अल्फा आ जाएगा, और ये कितना बनेगा, 2 अल्फा बनेगा, ये भी 2 अल्फा बनेगा, तो उसी के अनुसार ये वैल्यू चेंज होती है। दिस इज द जनरल केस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट। सो अल्फा इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिस्कस करते हैं, डिसोसिएशन करते हैं, देखते हैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट लेके एग्जांपल देखते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट लेके एग्जांपल देखते हैं। मान लो एग्जांपल मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है NaCl है या फिर Al2SO4 है। मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है Al2SO4, एल्युमिनियम सल्फेट है। अब एल्युमिनियम सल्फेट अगर इसको मैं सॉल्यूशन में डिसॉल्व करूंगा तो ये डिसोसिएट होगा, Al+3 में मुझे 2 मोल मिलेंगे एल्युमिनियम आयंस के और 3 मोल मिलेंगे सल्फेट आयन। ओके, अगर मैंने कोई जनरल इलेक्ट्रोलाइट लिया Al जिसको हम बोल रहे हैं एल्युमिनियम सल्फेट, तो इसको मैं सॉल्यूशन में डिसॉल्व करूंगा तो 2 मोल एल्युमिनियम आयन के मिलेंगे, 3 मोल मिलेंगे सल्फेट आयन के। मान लो इनिशियली मेरे पास इसके 1 मोल थे, तो इनिशियली अगर डिसोसिएट नहीं हुआ तो इसके 0 मोल होंगे, इसके भी क्या होंगे, 0 मोल होंगे। अब जैसे ही मैंने इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तो डिसोसिएट हुआ, तो उसको हम बोलते हैं आफ्टर डिसोसिएशन। क्या सिनेरियो होगा आफ्टर डिसोसिएशन, तो मान लो अल्फा मोल इसमें से डिसोसिएट होगा, तो इसका कितना बचा, 1 माइनस अल्फा। 1 मोल से ये 2 मोल बना, तो अल्फा मोल से ये बनेगा 2 अल्फा मोल, ये कितना बनेगा, 3 अल्फा। सो कितने पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, आफ्टर डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन हमारे पास कितने हैं सॉल्यूशन में आफ्टर डिसोसिएट। जब इलेक्ट्रोलाइट हमारा डिसोसिएट हो गया तो सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल हैं, कैसे निकालोगे, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, दैट इज क्या हो जाएगा, वी हैव 1 प्लस 4 अल्फा। तो सॉल्यूशन जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो गया, अगर हमारे पास एल्युमिनियम सल्फेट है, तो इन जनरल डिसोसिएट होने के बाद सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल्स होंगे, 1 प्लस 4 अल्फा। ना आई की वैल्यू निकाल लेना, आई इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन हमारे पास है 1 प्लस 4 अल्फा, इनिशियली कितने थे, 1 मोल, सो आई की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई 1 प्लस 4 अल्फा, आई की वैल्यू आ गई 1 प्लस 4 अल्फा। अगर इन्होंने मेंशन कर दिया कि एल्युमिनियम सल्फेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, तो उनके इसमें अल्फा की वैल्यू 1 आती है या फिर 100% आती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं उनका जो अल्फा जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 1 आता है या फिर 100% आता है। अगर यहाँ अल्फा की वैल्यू 1 रखोगे तो एल्युमिनियम के केस में आई की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 5, जो कि करेक्ट है। अगर एल्युमिनियम सल्फेट 100% डिसोसिएट हो रहा है 100%, देन अल्फा की वैल्यू 1 होगी और आई मतलब जो वांट ऑफ फैक्टर मतलब 5 गुना पार्टिकल्स सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाएंगे। मींस आई की वैल्यू तो यहाँ 2 गुना 2 मोल एल्युमिनियम के मिलेंगे, 3 मोल सल्फेट के मिलेंगे, दोनों ऐड करोगे 2 प्लस 3 दैट इज वी हैव ए 5 मोल ऑफ पार्टिकल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट इन द सॉल्यूशन। इन जनरल 5 गुना पार्टिकल्स सॉल्यूट के एल्युमिनियम सल्फेट के
सॉल्यूशन में केस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आई क्या आ गया 5 आ गया। तो इन जनरल आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो तो डिसोसिएशन के केस में इस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, डिसोसिएशन के केस में जो क्वांटम फैक्टर जो आई की वैल्यू होती है हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। याद रखना, डिसोसिएशन के केस में आई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, क्योंकि डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा इंक्रीज होते हैं। दैट्स वाई आई की वैल्यू इनिशियली 1 मानो या x मानो, उसके रिस्पेक्ट में हमेशा आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। अब हम एक सवाल डिस्कस करते हैं, ओके, विच इज बेस्ड ऑन डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्ट। सवाल मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग सॉल्व करिएगा। तो इस हिसाब से डिसोसिएशन का केस है। मान लो क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चंस क्या गिवन है, a 11.1% weight by volume aqueous solution of CaCl2, aqueous solution of CaCl2, a 11.1% weight by volume aqueous solution of calcium chloride developed at osmotic pressure of 50.8 atm at 305 Kelvin temperature। मीन्स क्या मेंशन है कि 11.1% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन है कैल्शियम क्लोराइड का, और उसका ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर पाया गया कितना है 50.8 atm 305 केल्विन टेम्परेचर। ठीक, मैंने पूछा है कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन, कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ द CaCl2 इन्होंने पूछा है। P मींस अल्फा पूछा है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है कि CaCl2 कितना डिसोसिएट होगा अगर इसका 11.1% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन है कैल्शियम क्लोराइड के। इसको कैसे सॉल्व करोगे? मींस हमें पता है सबसे पहले हमें यहाँ पे वाट ऑफ फैक्टर, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको वाट ऑफ फैक्टर आई निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा, जो ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर है 50.8 atm। तो फार्मूला आप कौन सा यहाँ पे अप्लाई करोगे, आई इक्वल टू क्या होगा, ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये एक फार्मूला आप यूज करोगे आई के लिए, जो भी ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको आप कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर से डिवाइड करोगे। अब कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे अप्लाई करोगे, बाइंडिंग का फार्मूला पाई इक्वल टू क्या होता है CRT, पाई इक्वल टू C मतलब वन मोलर या फिर वी कैन राइट एट पाई इक्वल टू MRT, हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू MRT। कंसंट्रेशन की मोलरिटी है तो हम लिख सकते हैं N/B into RT, N/B into RT। नाउ कितना सॉल्यूशन गिवन है 11.1% वेट बाय वॉल्यूम है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि 11.1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड डिजॉल्व है 100 ml सॉल्यूशन में। इस 11.1% वेट बाय वॉल्यूम का ये सिग्निफिकेंस हुआ कि 11.1 ग्राम CaCl2 प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। इसका ये सिग्निफिकेंस हुआ तो कैल्शियम क्लोराइड का वेट कितना आ गया मेरे पास 11.1 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट आप CaCl2 कितना होगा निकालोगे तो 111 आएगा, 111 नंबर ऑफ मोल्स निकाल देना और वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट 11.211 डिवाइडेड बाय 111, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू आर की वैल्यू आपको 0.0821 atm लीटर लेना है पर मोल पर कैलोरी
ये मोल इनवर्स, ये मोल और लीटर मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई इक्वल टू 11.1 इंटू 1000, ये ऊपर चला जाएगा 111 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेना, इंटू 0.0821 एटीएम इंटू 300 कर लेना। आगे कितना आएगा, ये आएगा 1/10, ये आएगा 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, तो वी हैव पाई इक्वल टू 1 इंटू 0.0821 इंटू 300। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 305 जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आपको मिलेगा, पाई की वैल्यू मिलेगा एग्जैक्टली 25.04 एटीएम। सो हमारा कैलकुलेटेड पाई कैलकुलेटेड मींस ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेटेड कितना है 25.4 एटीएम। ऑब्जर्व हमारे पास कितना दे रखा है इन्होंने 50.8, 50.08, इसको कैलकुलेट थोड़ा ये सही करेंगे 50.08। सो वी हैव आई इक्वल टू ऑब्जर्व वी हैव 50.08, कैलकुलेटेड हमारे पास है 25.04। ये एग्जैक्टली आएगा, आई की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, आई की वैल्यू आ गई 2। सो इस केस में हमारा वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अभी क्वेश्चन देखो, CaCl2 कैसे डिसोसिएट होगा, 1 मोल मिलेगा कैल्शियम आयन की मिलेगा, 2 मोल मिलेगा 2Cl-, 1 मोल Ca2+ मिलेगा, 2 मोल मिलेगा क्लोराइड आयन। तो मान लीजिए जिससे इसके 1 मोल होंगे, 1 मोल इसके क्या होंगे 0, इसके भी क्या होंगे 0। आफ्टर डिसोसिएशन क्या बचेगा, अल्फा डिसोसिएट बचेगा 1 माइनस अल्फा, ये बनेगा अल्फा, ये बनेगा 2 अल्फा। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ CaCl2 इन द सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएंगे 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। सो आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू आफ्टर डिसोसिएशन में हम 1 प्लस 2 अल्फा, इनिशियली कितने थे 1 थे। अब हमने फार्मूले से क्या निकाला, आई की वैल्यू 2, यहाँ पे आई की वैल्यू आपको क्या लिख देना है 2 = 1 प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 1 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 2, 2 अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1/2, दैट इज 0.5। सो अल्फा की वैल्यू 0.5 मतलब 50% डिसोसिएशन हो रहा है कैल्शियम क्लोराइड का, तो अल्फा कम्स आउट टू बी 50%। सो दिस इज द वन न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज डिसोसिएशन, या फिर हम कह सकते हैं ये वांट ऑफ फैक्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है जब आपके नीट में या फिर IIT JEE में या फिर बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आप आई जरूर कंसीडर करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।